देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उड़ान। उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? ठीक है, उड़ान योजना जो है ये 2016 में स्टार्ट हुई थी और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो ये था कि 74 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे इन 7 years, यानी कि 74 एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे 7 साल के भीतर। ठीक है, और ये बेसिकली जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसके बेसिस पे था। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी मीन्स के जो रीजनल एरियाज हैं उनको कनेक्ट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी। जैसे कि तुमने नाम सुना होगा कि ग्रेटर नोएडा में जेवर में एयरपोर्ट बनेगा, आगरा में एयरपोर्ट बनेगा। आगरा पे तो है एयरपोर्ट वैसे, बट रीजनल कनेक्टिविटी के लिए दे सेड के लखनऊ में भी एयरपोर्ट बनेगा। तो ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर कि अलग अलग जगहों पर एयरपोर्ट बनाने के लिए सुझाव रखे गए, 74 एयरपोर्ट और बिटवीन इन 7 years। ठीक है, तो ये जो स्कीम थी इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, बट अब जो इस स्कीम का जो एक तरह से अब एस्टिमेट देखते हैं तो जो एयरपोर्ट्स हैं उनमें कुछ एयरपोर्ट्स क्या हो गए हैं, दे आर नॉन ऑपरेशनल। मतलब स्कीम लॉन्च तो हुई थी बहुत उसके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें 74 एयरपोर्ट्स रखे गए थे और 479 रूट इसमें रिवाइव किए गए थे। देखो कितने रूट रिवाइव किए गए थे, 479 ये रूट्स रखे गए थे। ठीक है, मतलब एक स्कीम का एक तरह से ये एनालिसिस है कि हाउ मैनी अब कितने वर्क कर रहे हैं। तो इसमें से सिर्फ 225 जो है अब ऑपरेशनल नहीं है। जो 225 रूट्स हैं इसमें अब ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से जो स्कीम जैसे उसके साथ इंट्रोड्यूस की गई थी एंथुसियाज्म के साथ या उत्साह के साथ, वो उस हिसाब से इस पे काम नहीं हुआ है। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए किया गया था। अब जैसे कि जेवर में बात है, चल रहा है काम जेवर में, है ना। कुछ जगहों पे ऐसा है कि वहाँ पे आके उसके नाम पे वोट तो मांग लिए हैं लेकिन उस पे काम हुआ नहीं है ना। तो इस तरह का कुछ है। तो ये उड़े देश का आम नागरिक 2016 में ये अभी इस पे फिलहाल में एक रिपोर्ट आई है, एनालिसिस आया है कि इतने रूट थे। ठीक है, 479 रूट थे और उनमें से 225 अब ऑपरेशनल नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ चीजें हो रही हैं जो स्कीम को लेकर है। और इसको कब लॉन्च हुआ था ये याद रखना है, पूरा नाम क्या है, क्या टारगेट रखा गया था ये याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखना। अब मेन हमारा है आज का ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है, या इसे हम इंटरनेशनल टाइगर डे भी कहते हैं और ग्लोबल टाइगर डे भी कहते हैं। तो ये बेटा 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है ईच ईयर, एवरी ईयर। और हमारे लिए टाइगर क्यों, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइगर एंड चीता। हम जब छोटे थे सभी सभी के साथ था ये, we didn't differentiate between tiger and cheetah। तो हम चीता को ही टाइगर कह देते थे और टाइगर को ही चीता कह देते थे, बट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। वो पूरी स्पीशीज जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। ऑल्दो दोनों कैट फैमिली से बिलोंग करती हैं, बस इतना ही उसमें सिमिलैरिटी है कि दोनों कैट फैमिली से हैं, लेकिन एक बहुत फास्ट रनिंग है और दूसरा उतना नहीं है। और उनकी अपीयरेंस में भी कैसे पता चल करते हैं कि ये चीता और ये टाइगर है। चीता कंपैरेटिवली बहुत वो नहीं होता, हाँ छोटा होता है। और जो टाइगर की उसकी टाइगर के कंपैरिजन में उसकी बॉडी पे क्या रहती है, टाइगर के पे स्ट्रिप रहती है ना, पैरेलल स्ट्रिप रहती है। जैसे जेब्रा रहता है उसके जैसे स्ट्रिप रहती है, और चीता के बॉडी पे स्ट्रिप नहीं रहती, उस पर छोटे छोटे निशान रहते हैं, है ना, जिन्हें पिगमेंट कह देते हैं, छोटे छोटे पिगमेंट रहते हैं। और अगर फास्ट रनिंग की बात करें तो चीता फास्ट रनिंग एनिमल है ऑन दिस प्लैनेट अर्थ पे। मतलब टेरिटेरियल जो टेरिस्टेरियल एनिमल है जो फास्ट रन करता है दैट इज चीता, और जो ये टाइगर है ये नहीं करता। और हिंदी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी में कैसे कि हम टाइगर को भी चीता कह देते हैं,
जो कि गलत है। हम टाइगर चीता नहीं है, इसे क्या कहेंगे? बाघ। ठीक है, इसे कहते हैं बाघ, और ये तो चीता है ही। ठीक है, जैसे कि अभी कुल्लू नेशनल पार्क में है, और उसमें 12 में से सिर्फ अब 8 बचे हैं। नहीं, 12 में से 8 नहीं बचे, 12 में 8 की डेथ हो गई है। ठीक है, एक शेर ने, एक चीता, जो फीमेल चीता थी, उसने 4 बच्चे भी दिए थे। और वो कमी वही बताई जा रही है, मैंने बताया था तुमको, जो हैबिटेट है जिसमें वो रखे हुए हैं, वहां पे 12 चीता लायक शिकार नहीं है। उनको शिकार चाहिए ना, उनके लिए एक एक ही चीता के लिए एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए शिकार के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर कहते ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती, तो वो एक म्यान में 2 तलवार वाली बात हो रही है, क्योंकि वहां पे एक जगह पे इतने सारे चीता नहीं रह सकते। वो कहीं ना कहीं किसी शिकार के लिए उनमें लड़ाइयाँ हो जाती है, आपस में एक दूसरे को मार दे रहे हैं, और फिर वहां पे, क्योंकि बेटा हमारा मॉनसूनल क्लाइमेट है इस समय, तो वो इन्फेक्शन की वजह से भी मर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि होप, फिंगर क्रॉस के सफल हो जाए हमारा अभियान। भारत में बात की स्थिति ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा हमारा जो नेशनल एनिमल है दैट इज बाघ, और कौन सा वाला है? रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, हमारे जो चीता का नाम है दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर। ये हमारा नेशनल जो हमारा नेशनल एनिमल है दैट इज रॉयल बंगाल टाइगर। तो अब इसकी स्थिति भारत में देखो, सबसे पहले तो ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कौन से उस पर है? ये शेड्यूल 1 में है। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, उस लिस्ट में रेड डाटा लिस्ट जिसे कह देते हैं, उसमें कौन सी उसमें स्थान पर है? ये एंडेंजर्ड है। ठीक है, और अगर साइट्स की हम बात करें तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, इसमें ये अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है। अब इन चीजों का मतलब समझो, कोई भी एनिमल अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में रखा गया है, तो उस एनिमल को पोच नहीं कर सकते, हंटिंग नहीं कर सकते, और अगर उसकी पोचिंग या हंटिंग की है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट है। ठीक है, उसे पेनल्टी मिलेगी, फाइन भी देना पड़ेगा, और उसको जेल भी जाना पड़ेगा। ठीक है, अब सेम यही प्रोविजन साइट्स वाले हैं। अगर कोई भी एनिमल अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है, इट मीन्स क्या कि साइट्स में, इसमें कि उसका ट्रेड नहीं कर सकते आप, उसे उस स्पीशीज को कहीं बेच नहीं सकते। ठीक है, तो ये अपेंडिक्स 1 में है, और ये भी, इस पे भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, एक हमारी संस्था है ट्रैफिक नाम से, वो इस पे एक्शन लेगी, और उसने, तुमने देखा होगा कि इतनी रेयर स्पीशीज कछुए की पाई गई, उन्हें पकड़ लिया कस्टम में। कोई अपनी मतलब जैकेट के अंदर बहुत सारी रेयर स्पीशीज की चिड़िया ले जा रहा था, वो पकड़ा गया था। कछुए रेयर स्पीशीज के, उनके ट्रेड होते हैं। ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए उनको दूसरी कंट्री में अब्रॉड बेचा जाता है, पर इनका जो बेचना और खरीदना है वो सब इलीगल है। तुमने देखा होगा कि इतने बाघ की पोचिंग की है, किसी ने किसी चीज की पोचिंग की, उसकी स्किन मिलती है उनके पास से, है ना। तो ये सारे जो ट्रेड है, ये सब ये साइट्स के अंडर आते हैं, और ये अपेंडिक्स 1 में है टाइगर। अपेंडिक्स 1 में अगर कोई भी चीज अपेंडिक्स 1 में साइट्स की लिस्ट में रखी हुई है, इट मीन्स कि उसका ट्रेड इलीगल है, आप उसका ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? टोटल ये 13 कंट्रीज में है डिस्ट्रीब्यूटेड, मेनली बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, पीडिया, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम। अब इसमें देखो, हाल ही में सेमी कॉन इंडिया कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुजरात में सेमीकॉन इंडिया लॉन्च किया गया है। अब सेमीकॉन से तुम्हें समझ आ रहा है किसके लिए है ये? सेमी कंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, हम सेमी कंडक्टर में इंडिया को वन ऑफ द मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहते हैं।
कि हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर हो, वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज। जैसे कि हम ताइवान की अगर बात कर रहे हैं, अभी मैंने बताया था कि वहाँ की एक कंपनी थी फॉक्सकॉन, उसने गुजरात की कंपनी के साथ में एग्रीमेंट किया था उसको लेकर, सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, लेकिन ताइवान ने वो अपना अग्रीमेंट तोड़ लिया, ठीक है, मना कर दिया कि हम अब यहाँ पे प्लांट नहीं लगा रहे। वो प्रॉब्ली माना जा रहा है कि चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से, क्योंकि ताइवान चाइना के इन्फ्लुएंस में है ना, वैसे गवर्नमेंट उसकी वहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल उनका चाइना का ही रहता है, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि चाइना की वजह से उन्होंने हमें मना कर दिया है। लेकिन अब गुजरात में सेमिकॉन इंडिया लॉन्च किया गया है सेमीकंडक्टर के लिए, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि अब एयर टेक्नोलॉजी का युग है, तो अब तो हमें जरूरत सेमीकंडक्टर की पड़ेगी, ठीक है। तो उसको यहाँ पर सेमिकॉन इंडिया लॉन्च किया गया। अभी इसका मैं बताती हूँ और थोड़े बहुत डिटेल जो तुम लोगों को जाननी जरूरी है, ठीक है। ये अभी लॉन्च हुआ है और गुजरात में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लॉन्च किया है सेमीकंडक्टर, इंडिया को ग्लोबली एक सेमीकंडक्टर की हब बनाने के लिए, कि ग्लोबली हमारे यहाँ से ये प्रोड्यूस किया जाए। वैसे पोटेंशियल है, बस रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम है। रॉ मटेरियल के लिए क्योंकि जो बेटा इसके लिए अर्थ मटेरियल चाहिए, जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, और जो रॉ मटेरियल चाहिए वो बाहर से हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। बस इंपोर्ट का जो इशू है वो ज्यादा है, नहीं तो बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बना सकते हैं और बन भी जाएगा, बट रॉ मटेरियल की अगर पूर्ति हमारी हो जाए तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM लॉन्च किया गया है, इसी के तहत इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत को पोटेंशियली सेमीकंडक्टर की एक हब बनाने के लिए। अब तुम्हें पता ही सेमीकंडक्टर फैन से लेके मोबाइल तक सब जगह यूज हो रहा है ना। चलो अब नेक्स्ट है, हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क चर्चा में है, ये किन देशों के बीच हुआ है? तो ये एक कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क हुआ है भारत, बांग्लादेश एवं मॉरिशस। भारत, बांग्लादेश, मॉरिशस, इनकी एक जॉइंट एक्सपेडिशन है इनके साइंटिस्ट की, ठीक है। इनके जो साइंटिस्ट है, भारत, बांग्लादेश और मॉरिशस के साइंटिस्ट जो हैं, वो एक जॉइंट एक्सपेडिशन करेंगे। एक्सपेडिशन मीन्स जो ओशन है उसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन निकालनी है वो इंफॉर्मेशन निकालेंगे। तो ये एक जॉइंट कॉन्क्लेव रखी है जिसका नाम है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब इसका नाम तो कोलंबो है, कोलंबो क्या है ये तो पता है, कोलंबो किसकी राजधानी है? कोलंबो श्रीलंका की, ठीक है। अब नाम कोलंबो है तो ये कभी भी जैसे ऑप्शन में आ जाता है क्वेश्चन में, तो ऑप्शन में कभी भी गलत मत लगाना कि श्रीलंका दिख रहा है तो हम श्रीलंका लगा देंगे, ठीक है। नाम कोलंबो भले ही है बट भारत, बांग्लादेश और मॉरिशस से रिलेटेड है, ठीक है। और इनकी ओशन जॉइंट एक्सपेडिशन ऑफ महासागर वैज्ञानिक, इनके वैज्ञानिकों की एक जॉइंट एक्सपेडिशन, ठीक है। तो ये याद रखना। अब एक है पारकाचिक ग्लेशियर, ये कहाँ स्थित है? पारकाचिक ग्लेशियर जो है ये लद्दाख में स्थित है, और अभी इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन आई है जो वहाँ पे वहाँ की जो जियोलॉजिकल सर्वे हुआ है पारकाचिक में, तो वहाँ पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ने एक सर्वे किया है, और वहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो आइस की वेलोसिटी है उसमें चेंज आया है। तो तुम पहले तो क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज ग्लेशियर। ग्लेशियर जो है बेटा मास ऑफ आइस होता है, ठीक है, इट्स अ मूविंग आइस। या फिर तुम ऐसे समझ लो जैसे कि नदी होती है ना, लिक्विड पानी से नदी, ऐसे ही आइस की जो नदी होती है उसे ग्लेशियर कह देते हैं। इट्स अ मूविंग आइस, मूविंग आइस मतलब ये मूव करता रहता है आइस, तो उसी को ग्लेशियर कहते हैं। तो इसमें पारकाचिक को ये कह रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है उसमें 28% रिडक्शन हुआ है। मतलब ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसमें ये रिडक्शन हुआ है, और ऐसा प्रॉब्लम माना जा रहा है कि ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है, पारकाची ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये लेक में कन्वर्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, पानी बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, लेक बन जाएगा, है ना, वहाँ पे झील बन जाएगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि पारकाची ग्लेशियर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा तुम लोगों को पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है वो सभी जगह देखा जा रहा है, चाहे वो आर्कटिक हो या अंटार्कटिका हो, और इसका इम्पैक्ट आर्कटिक पे ज्यादा देखा जा रहा है। और तुम्हें पता ही है क्यों आर्कटिक पे ज्यादा, अगर आर्कटिक पे हुआ तो सबको क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि आर्कटिक पे, अंटार्कटिका पे तो कोई रहता ही नहीं है, वहां तो हमें टेंशन की जरूरत ही नहीं है इतना। बट आर्कटिक पे क्योंकि जो आर्कटिक सर्कल के बीच में कंट्रीज हैं, जैसे यूएस है, कनाडा है, रशिया है, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, आइलैंड, ग्रीनलैंड, तो यहाँ पर लोग रहते हैं। अगर वहाँ का जो वो है आइस पिघलता है, और जो कि पिघल रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, तो सी लेवल बढ़ेगा, और जो वो छोटे छोटे आइलैंड वहाँ पर हैं, आइलैंड नेशन है, वो सब डूबने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि जकार्ता को मैंने तुम्हें बताया अभी, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, जकार्ता डूबने लगा है, धीरे धीरे सी लेवल राइज हो रहा है। तो इसलिए इंडोनेशिया दूसरी कैपिटल बनाने की सोच रहा है कि कहीं और इसकी कैपिटल शिफ्ट कर ले, तो ऐसी नौबत हो जाएगी। और इंडिया पे भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि हमारा तो लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार में छोटे छोटे आइलैंड है, वो सब डूब जाएंगे। तो इसका पूरी ह्यूमैनिटी पे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। और ये जो पारकाची ग्लेशियर है, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। सी के ग्रीनलैंड अब ग्रीन होने जा रहा है, ठीक है, ग्रीनलैंड आइस फ्रोजन है, बट ग्रीनलैंड मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, आर्कटिक मेल्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये है, तो अपारकाची ग्लेशियर जो है ये लद्दाख में है। और ग्लेशियर बताइए, मूविंग आइस जो होता है उसे ग्लेशियर कहते हैं। और मूविंग आइस मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा मास। जैसे कि हमने अभी कारगिल के बारे में पढ़ा था, तो कारगिल किस तरफ है, सियाचिन ग्लेशियर के आसपास है ना, सियाचिन ग्लेशियर ये भी लद्दाख में। हाल ही में किसे यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला है? तो ये बाईकुला एक रेलवे स्टेशन है मुंबई में, और ये 169 इयर्स ओल्ड पुराना है, ठीक है। तो इसको यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज साइट का अवार्ड मिला है, ठीक है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को, तुमको पता ही है, और इसको एशिया पैसिफिक का कल्चरल हेरिटेज अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये याद रखना, बाईकुला रेलवे स्टेशन। अब है डोंगरिया कोंड जनजाति किस राज्य के निवासी हैं? डोंगरिया कोंड जो है ये इसके हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं। और ये जनजाति जो है अब बहुत इसके साथ मतलब प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस जनजाति, जहाँ पर ये जनजाति रहती है वहां पर माइनिंग हो रही है, बॉक्साइट की माइनिंग। बॉक्साइट तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता रही हूँ, एल्यूमिनियम के जो बर्तन है, घर में सबके ही होता है एल्यूमिनियम के बर्तन, जो वो एल्यूमिनियम आता है वो बॉक्साइट एक और होता है, अयस्क जिसको हिंदी में कहते हैं, अयस्क, उससे बनता है। तो उस बॉक्साइट की माइनिंग वहां पर हो रही है, जिसकी वजह से इन ट्राइबल्स के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, जहां पर ये रहते हैं वहां पर ये माइनिंग हो रही है। और ये पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइब में आती है डोगरिया कोंड। पर्टिकुलरली वर्नरेबल मतलब कि अब इनकी पॉपुलेशन घट रही है, ठीक है, और धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएंगे। मतलब जिसकी पॉपुलेशन जिस भी जनजाति की घट रही होती है, इट मीन्स कि वो लुप्त होने की कगार पे है, ठीक है। तो उस इनको बचाने के प्रयास किए जाएंगे, मतलब किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पर्टिकुलरली वनरेबल ग्रुप बनाया है ट्राइबल्स का, उनके मीजर्स है उनको बचाने के लिए, मतलब उनको इकोनॉमिकली, सोशली प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। बट जो बॉक्साइट माइनिंग इनके एरिया में हो रही है, तो क्या हो रहा है, इनको वहां से हटाया जा रहा है ना, कि ये कहीं और चले जाए। बट ये वहां जंगल में ही तो रहेंगे, ये हमारे एनवायरमेंट में रहने के आदि नहीं है, ठीक है। तो ये डोंगरिया कोंड याद रखना, जनजातियां भी पूछ लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जनजाति कहाँ से बिलोंग करती है, ठीक है। तो दिस इज फॉर ऑल टुडे, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना। हाँ, इसका ग्लोबल टाइगर डे का इसका, हाँ, प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर का इसमें याद रखना कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था 17
सॉरी 17 बोल रही हूँ, 1973 1973 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, तो 1973।